हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके रिलेटेड मैं आपके 2-4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि एक्चुअली उस ग्राफ से हम क्या क्या डिटरमिन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना, एंड तक जरूर देखना और बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जब आप इसमें से कुछ भी स्किप करते हो तो वो जो पॉइंट आपका रह जाता है ना, अगले वीडियो को समझने में वहीं पे मुश्किल आ जाती है। तो काइंडली इसको एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हमें शुरुआत करनी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। अब इसमें दो तरह के मोशंस को हमने स्टडी करना है, एक है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो पहला हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, जब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस पर्टिकुलर मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसके सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि जब एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उस टाइम समझ जाना है कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो समझ जाइए कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब यूनिफॉर्म मोशन को अगर ग्राफिकली मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो उसका तरीका कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आप यहां पर दो एक्सिस को बनाएंगे। याद आपने हमेशा रखना है कि जो टाइम है वो आप अपने एक्स एक्सिस पे रखते हो, ठीक है। टाइम आपका एक्स एक्सिस पे होता है। इसका जो यूनिट है SI वो हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं और ये हो गया आपका यहाँ पे एरो। इसके बाद ये वाला जो आपका Y एक्सिस है ये एक्चुअली पोजीशन बताने के लिए या डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं। अब सिंपल सी बात है कि क्योंकि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, इसी वजह से इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा गया। और एक यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होती है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। देखिए, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन मैंने यहां पे बनाई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि आपको ये समझना है बेटा यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आ रहा है टाइम इंटरवल के अंदर, वो जो चेंज है वो हमेशा कांस्टेंट है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि एट टाइम T1, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो मेरे पार्टिकल की पोजीशन है वो मान लेते हैं x1 है। एट टाइम T2 मेरी जो नई पोजीशन है मान लेते हैं वो यहां पर x2 है। तो जब अगर मैं यहां पे चेंज निकालना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले देखो, मेरा समझने वाली बात है कि यहां पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ये जो चीज आपको यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ इतना हिस्सा, वो एक्चुअली में बता रहा है चेंज इन पोजीशन को, दैट इज चेंज इन पोजीशन। तो वो हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1। देखिए, हमेशा जब भी किसी की ऑब्जर्वेशन ली जाती है ओरिजिन से ली जाती है। जब किसी पॉइंट को x1 कहा जाता है तो उसका मतलब है कि वो आपने ओरिजिन से लिया है। जब किसी पॉइंट को x2 कहते हैं तो मतलब वो भी आपने ओरिजिन से ही लिया है। तो अगर आपको सिर्फ ये वाला गैप चाहिए, मतलब सिर्फ इतना गैप चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच का टाइम इंटरवल पता करना है, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए भी आप डेल्टा T लिख सकते हैं और इसी को कहा जाता है बेटा आपका दैट इज T2 माइनस T1। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो डेल्टा X बेसिकली Y के चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा T X एक्सिस में जो चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक बात याद रखें, जब कभी भी हमारे पास एक Y और X का ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंदर चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X को स्लोप ऑफ द कर्व कहा जाता है। स्लोप ऑफ द कर्व कहा जाता है। स्लोप ऑफ द कर्व मतलब क्या, कि इसकी कितनी ढलान है विद द टाइम एक्सिस या विद द एक्स एक्सिस। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर मुझे किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है ना, तो उसका एक और बढ़िया तरीका है। आप क्या करें कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये डिटरमिन कर लो। क्योंकि अगर आपको ये एंगल पता है थीटा,
तो ये कोरस्पॉन्डिंगली ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। और इसको अगर मैं सी पॉइंट मानता हूं तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप यहां पे tan थीटा को निकालते हो तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स, और बेस क्या हो गया आपका डेल्टा टी। तो देखिए एग्जैक्टली डेल्टा एक्स बेसिकली चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वाई के जो आपके वैल्यूज हैं उसके चेंज के बारे में बता रहा है, और डेल्टा टी जो है वो एक्स के लॉन्ग जो चेंज है उसको बता रहा है, जो कि एक्चुअली में क्या है ये देख सकते हो आप कि अगर वाई एक्सिस में कोई भी जो आपके डेटास दिए जाते हैं, अगर उनमें कोई चेंज आप निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डेटास ऑन द एक्स एक्सिस, तो उससे स्लोप निकलता है। तो इसका मतलब है ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके स्लोप को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वाई एक्सिस में जो चेंज आ रहा है और एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है उनकी रेशियो को स्लोप कहा गया है। तो टेंजेंट थीटा करके भी आप वो स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब यह कि अगर किसी पर्टिकुलर कर्व का एंगल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। अगर ये हमारा एंगल पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब है पॉजिटिव स्लोप, मतलब मेरे एक्स में इंक्रीज आ रहा है टाइम के साथ साथ, और अगर यहां पर एक्स में डिक्रीज आएगा टाइम के साथ साथ तो मेरा स्लोप भी यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब जो टेंजेंट थीटा के एंगल की वैल्यू डालूंगा वो नेगेटिव में आ जाएगी। सो अब आपको लगेगा कि सर मैं स्लोप के मगर क्यों पड़ा हुआ हूं, मतलब मुझे स्लोप से लेना देना क्या है, बहुत बड़ा लेना देना है। देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस केस में जो हमारा है ना स्लोप ऑफ दैट इज एक्सटी ग्राफ या और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, वो मेरा बराबर आता है x2 माइनस x1 अपॉन दैट इज t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 को क्या कहते हैं, इसको तो हम डिस्प्लेसमेंट ही तो कहते हैं, राइट। और उसी तरह t2 माइनस t1 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम इंटरवल। तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को क्या कहते थे, इसको कहते थे वेलोसिटी। क्या कहते थे हम अपना, वेलोसिटी। तो ये क्या चीज नहीं पता लगी मेरे को, यहां से मुझे भी ये पता लग चुका है कि अगर मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर मैं किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो वो मुझे अल्टीमेटली क्या देने वाला है, वो मुझे वेलोसिटी देगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो यही है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर स्लोप को फाइंड करता हूं तो वो मुझे वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, अगर तो ग्राफ मेरा यूनिफॉर्म मोशन का है तो स्लोप अगर मैं फाइंड करूंगा तो वो मुझे वेलोसिटी देता है। लेकिन अगर वही नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो उस केस में स्लोप को फाइंड करने के दो तरीके हैं। उन्हीं तरीकों के हिसाब से एक के स्लोप को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है और एक के स्लोप को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है, और आज के लेक्चर के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं। तो पहले मैंने कहा थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता दूं। सो बेसिक हमारा यहां से शुरू होता है जो मैंने अभी आपको बताया, और आप आई थिंक हमेशा याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो अल्टीमेटली वो मुझे क्या देता है, वो मुझे वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। बहुत ही सिंपल एक कंक्लूजन। आई होप आपको ये बात याद रहेगी और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ताकि आपको समझ में आएगी कैसे अप्लाई करना है इस चीज को। और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखेंगे प्लीज कि जो पर्टिकुलर कर्व ज्यादा एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस इस केस में, तो आप समझ जाना कि वो एक्चुअली में उसका मतलब उस कर्व का जो स्लोप है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि स्लोप अल्टीमेटली क्या बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि यार हम ना कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझे डिफरेंट सिचुएशन के लिए। अगर आपको स्कूल में आ जाता करने के लिए कि यार ये ग्राफ बनाओ या वो ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले आता है देखो मूविंग विद ए पॉजिटिव वेलोसिटी। अब पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? पॉजिटिव वेलोसिटी का बड़ा मतलब होता है जब एक बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही हो। प्लीज समझो इस बात को, ये मेरा ओरिजिन है, यहां पर एट टाइम t इक्वल टू 0 मेरी जो बॉडी थी वो a पॉइंट पे थी और इसकी पोजीशन जो है वो x1 मान लिया। x1 का मतलब होता है ओरिजिन से यहां तक इसका जो लेंथ है वो x1 है। वो बॉडी एक्चुअली में ओरिजिन से दूर जा रही है और वो पॉइंट बी पर पहुंच गई। अब उसकी जो नई पोजीशन है वो मेरी x2 है और यही ओरिजिन से x2 ही कंसिडर किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मुझे a और b के बीच का डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ऑब्वियस है आपको x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा x2 बड़ा है x1 से, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो यहां पे इस केस में मेरे पास आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, यहां पे पॉजिटिव ही आएगी। मतलब ये कि जब मैं ग्राफ को बनाऊंगा तो उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ऊपर जाते वक्त का जो स्लोप होता है उसको इंक्रीजिंग स्लोप कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं अपना डिस्प्लेसमेंट दिखा देता हूं, ठीक है, मीटर में, और ये लग गया इसका एरो। यहां पे हम लिख देते हैं टाइम ब्रैकेट में सेकंड और ये इसका एरो। तो बस करना कुछ नहीं है जी, बस आपने एक इंक्लाइन सीधी सी एक लाइन बना देनी है लाइक दिस। तो ये जो मैंने ग्राफ अभी आपके लिए बनाया है ये है पॉजिटिव वेलोसिटी वाला, यूनिफॉर्म मोशन में पॉजिटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ। समझ में आ गया? इजी है यार, डन। आगे देखिए, सेकंड पार्ट है कि अगर मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। अब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का क्या मतलब है? देखिए, ओरिजिन मेरा पहले यहीं पे ही है, इनिशियली पार्टिकल ना मेरे ए पॉइंट पे था, तो ये मेरा है इनिशियल, जो मैं यहां पे x1 कंसिडर कर लेता हूं। अब जो बॉडी है वो एक्चुअली में ओरिजिन की तरफ जा रही है और क्योंकि वो ओरिजिन की तरफ जा रही है और वो पॉइंट बी पे आके मिलेगी तो इसका जो फाइनल पोजीशन है वो मेरा x2 होगा, राइट। अब इस कंडीशन में मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पता करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि आपको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना होता है। और आप देख सकते हो कि मेरा जो x2 है उसकी वैल्यू बेचारी कम है और x1 की पोजीशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, मेरी नेगेटिव में आ जाएगी। और क्योंकि मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी नेगेटिव में आएगी। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि मुझे एक ऐसे ग्राफ को बनाना है जो इस तरीके से बनना चाहिए कि पोजीशन लगातार गिरती जा रही है, पोजीशन की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है टाइम के साथ साथ। तो देखिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहां पे अपना वो जल्दी से ग्राफ बना देता हूं। ये मेरे पास आ गया यहां पर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, यूनिट इसका जरूर लिखेंगे। और फिर मेरे पास यहां पे टाइम है, यूनिट जरूर लिखेंगे, डन हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर नेगेटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इनिशियली इसकी x1 कोई वैल्यू थी एंड फाइनली वो ओरिजिन मतलब 0 पे आ जाता है। तो देखिए, इनिशियली इसकी कोई वैल्यू थी, फाइनली वो 0 पे आ जाता है। तो ये बेटा आपका जो ग्राफ है ये वाला, ये है नेगेटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ। अब इस कंडीशन के अंदर कोई आपसे कहता है कि किसी दो पॉइंट पर अगर आपने स्लोप को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल वही सेम तरीका जो भी आपको हमने बताया। आप यहां पे ए पॉइंट कंसिडर करेंगे, अपना बी पॉइंट कंसिडर करोगे और इस ट्रायंगल के हिसाब से, है ना, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर जो आपका एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। और जब ग्राफ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो एक्चुअली में ना उसकी वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। लेकिन छोड़ो, इतने बड़े बातों में मत पड़ो। सिंपल सी बात यह है कि अगर ये एंगल मुझे पता है थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। इस केस में ये आपका है फाइनल और ये है आपका इनिशियल पोजीशन। सी, ये मेरा एक्स इनिशियल है और ये मेरा है एक्स फाइनल। उसी तरह ये मेरा है टी इनिशियल और ये मेरा है टी फाइनल। और अगर मैं इसमें स्लोप को फाइंड करूं, तरीका वही है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल ही करूंगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करूंगा वही। बट प्रॉब्लम यह है कि एक्स एफ की जो वैल्यू है वो एक्स आई से कम है, सिर्फ इसी वजह से इसका नेगेटिव स्लोप आएगा। मतलब ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल, ठीक है।
तो ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब उसके अंदर इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं बट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो पॉजिटिव वेलोसिटी समझ में आ गया होगा, नेगेटिव वेलोसिटी समझ में आ गई। आगे देखिए, फिर आता है एट रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या हुआ यार, जिसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, मतलब ये आपका ओरिजिन है। एट टाइम t इक्वल टू 0, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, लेट इट बी x1, एंड एट टाइम t इक्वल टू t, फाइनल पोजीशन भी यही है, x इक्वल टू x1। ठीक है, तो पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, वो वहीं का वहीं है। तो ऐसे वाले का ग्राफ में वैसे पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन चलो एक बार और सही। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर के अंदर है, ये आपका टाइम है, ये t के अंदर हो गया, और ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसा सीधा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी x की वैल्यू थी है ना 0 पे, वही आफ्टर सम टाइम t चेक करेंगे तो वही सेम वैल्यू आपको यहां पर मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन अगर आप में अगर इसको कोई केस में कहता है कि सर इसका स्लोप बताइए क्या होगा, है ना, तो समझो यार 2 पॉइंट लेने हैं, ये पहला पॉइंट ए मान लेता हूं, ये दूसरा पॉइंट बी मान लेता हूं, और मैंने आपको हमेशा कहा है बेटा कि स्लोप के लिए हम यूज करते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 को। तो इस केस में क्या है कि x1 x2 के बराबर है, जो मेरे a की वैल्यू है वही मेरी b की वैल्यू है, इसी वजह से ये 0 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 मतलब फाइनली 0 आ जाता है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो यहां पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वेलोसिटी 0 का मतलब साफ जस्टिफाई कर रहा है कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये कर सकते थे। अब हम एक क्वेश्चन यहां पे करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू कार्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, बिल्कुल दिख रहा है। सो विच ऑफ द टू कार्स मूव फास्टर। अब हमारा कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है कि इन दोनों में से ग्राफ, अच्छा एक बात बताऊं, पीछे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और अब मैं स्लोप निकालूंगा तो वो स्पीड देगा मेरे को, वेलोसिटी नहीं देगा। एक बात आप समझ लीजिए, वैसे तो यार मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड, वेलोसिटी ये सब कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, बट मैं अभी जनरल आपको समझा रहा हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसमें मैं स्लोप को निकालूंगा तो वो मुझे वेलोसिटी देगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें अगर मैं स्लोप को निकालूंगा तो वो मुझे स्पीड देगा। ठीक है, ग्राफ देखने में एक जैसा ही होता है, और आपको पता है जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है और उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती और वो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। इसलिए ग्राफ से हम चाहें तो दोनों को फाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो बी वाला जो एंगल बना रहा है, मैंने बताया जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, तो देखिए थीटा बी है, और ए वाला जो एंगल बना रहा है वो थीटा ए है। आपको दिख रहा है ना कि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, राइट? मतलब ये कि द स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी। सो देयरफॉर स्पीड, स्लोप क्या बताती है, स्पीड बताती है, ऑफ ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। So which of the two car moves faster? A car will move faster. So बहुत सिंपल है यार, इतना मुश्किल तो है ही नहीं है। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था, उस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई करना था कि एग्जैक्टली में किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड आपकी कम है। आई होप यार ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए अब हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। एक बात आपको मैं अच्छे से ना यहाँ पे क्लियर कर दूं, इतना मुश्किल कुछ है नहीं है। अब अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, तो पहले तो आप ये समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब था, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जब एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव करती है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। एग्जांपल मान लीजिए, अ कार मूव्स with a speed, with a constant speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला मैंने, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा मतलब है। देखिए सबसे पहली बात आप यहां पे ये देखोगे कि यहां पर हाँ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना यूनिफॉर्म के लिए ना, पहले मैं यूनिफॉर्म खत्म कर देता हूं अच्छी तरह। देखिए तो ये मेरा
वेलोसिटी हो गया, हाँ जी हो गया, लो जी, ये मेरा एरो बना दिया और इसको मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया। ये मेरा टाइम है, बिल्कुल है जी, सेकंड लिख देता हूं। और क्योंकि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन जो मेरी स्पीड या वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं अगर आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्राफ है दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि जब जीरो था तब भी 40 है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो भी 40 है, बाद में भी 40 है, तो मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ना इस ग्राफ की अपनी एक ब्यूटी है। क्या वो ब्यूटी, मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें कि इस ग्राफ से मुझे क्या मिल सकता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब कभी भी आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ हो, तो उस कंडीशन में हम चाहें तो उस ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्यों, रीजन देता हूं। सबसे पहले मान लेते हैं, मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूं, ए पॉइंट मान लेता हूं, ये मैं बी पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर ये जो इनिशियल टाइम है इसको मैं t1 कह देता हूं, और ये जो फाइनल टाइम है ये मैं t2 ले लेता हूं। मैं पता क्या करने वाला हूं, ये जो रेक्टेंगल यहां मिला है इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं यहां से यहां तक, तो अगर ये v है स्पीड, तो ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगल की दैट विल बी द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एरिया फाइंड करता हूं, एरिया। सो जो एरिया है वो मुझे यहां पे क्या दे देगा, v इंटू t2 माइनस t1। तो जो v है ऐसे रहने देता हूं, और t2 माइनस t1 को डेल्टा t मतलब टाइम इंटरवल लिख देता हूं। आप अच्छी तरह जानते हो ये वेलोसिटी है, ये टाइम इंटरवल है, और वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल क्या होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व का अगर मैं एरिया ले लेता हूं, उसके अंडर एरिया ले लेता हूं, जैसे कर्व है इसको वैसे बोला जाता है एरिया अंडर कर्व। क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। ठीक है ना, तो अगर किसी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व में निकाल लूं, किसका, स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो वो एक्चुअली में मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हमारे मन में आना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, कि अगर आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ही रहे हो, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर उसी ग्राफ से, उसी सेम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका एक बहुत सिंपल आंसर भी है, ध्यान से देखना बेटा। सपोज कर लो कि मेरे पास ना ये एक ग्राफ है, कौन सा, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। मैं आपको बड़े आराम से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझो, और मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड की जाती है एक ही ग्राफ से। अब मैंने क्या किया, यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी एक कर्व बना रहा हूं। ये मेरा एक कर्व बना लिया मैंने यहां पे। अगर आप देखेंगे तो इस कर्व के तीन हिस्से हैं, ये मेरा फर्स्ट हिस्सा हो गया, ये मेरा सेकंड वाला हो गया, और ये मेरा थर्ड हो गया। तो जब कभी भी हमें कोई भी ग्राफ दिया जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही 99.9% दिया जाता है, तो उसके अंदर वो हमें ना पर्टिकुलर टाइम इंटरवल देते हैं कि भाई इतने टाइम से लेके इतने टाइम के बीच का आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमेशा याद रखें कि जितना भी हमें टाइम इंटरवल दिया होगा, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो दिखने में कैसा है। देखिए अगर तो एक कर्व ऐसा बन रहा है कि देखिए ये कर्व ऐसा बन रहा है, तो ऑब्वियस है ये एक ट्रायंगल की शेप एक्वायर कर रहा है यहां से, तो एरिया अंडर कर्व जो है उसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। अगर तो कर्व मेरा ऐसा सीधा बना था जैसे अभी बना था मैंने, और एरिया अंडर कर्व बोलेगा तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा। अगर ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, तो आराम से वो फॉर्मूला यूज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला काम क्या होता है कि जितना भी हमें कर्व दिया जाता है उसका एरिया जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं, एरिया अंडर कर्व हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि इस वाले लूप का अगर मैं ये एरिया निकालूं तो सपोज करते हैं वो मेरा A1 आता है। अब इस वाले का ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूं तो ये मेरा हो गया A2, और इस वाले का अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल लूं तो मान लो वो हो गया A3। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं।
अगर तो मुझे डिस्टेंस पता करना है, क्या पता करना है, डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में आप इन सभी एरियाज को ऐड कर दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। और वहां पर एक बात याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ यही अंतर होता है कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इसी चक्कर में आपने बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं और उसमें मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो जितना भी आपको एरिया मिला है उन सबको आपस में ऐड कर दो। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है तो उसका बहुत बेहतरीन तरीका है। जो तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, मतलब इसको मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलता हूं, इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना यहाँ पे जब मैं एरिया निकालूंगा, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी से नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया आएगा। और पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जो ऊपर वाले जो कर्व्स होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, नीचे वाले कर्व नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव वाला है उसको नेगेटिव साइन ही देंगे, जो पॉजिटिव वाला है उसको पॉजिटिव साइन देकर आपस में ऐड करेंगे। मतलब जैसे कि 2 वाला मेरे नीचे वाले क्वाड्रेंट में, नेगेटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं करूंगा कि A1 माइनस A2 प्लस A3, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव है जो नेगेटिव देके उनको आपस में ऐड कर दो, तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया क्या करना है। तो अगर मेरे पास यहां पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई मुझे कहता है कि मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो, तो जितने भी कर्व आपको दिया है उन सभी कर्व का एरिया अंडर कर्व निकालकर उन सबको आपस में ऐड कर दो। ये मत देखो कि पॉजिटिव साइड में कौन है, नेगेटिव साइड में कौन है। लेकिन अगर यहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है तो फिर ये बातें मैटर करती हैं कि कौन पॉजिटिव में है, कौन सा नेगेटिव में एरिया है। क्योंकि जब आप उनको ऐड करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन तो तब जाके आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट मिलता है। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बस इसी चीज को अच्छी तरह और करने के लिए मैं आपके सामने ये न्यूमेरिकल लेके आया हूं। जल्दी से अब हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, बिल्कुल दिख रहा है। सो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10। मतलब वो ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करके दो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दो के बीच में देखो 3 फिगर्स आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। पहला तो ये है मेरा फिगर नंबर 1, ये मेरा है बेटा फिगर नंबर 2, और ये बन गया मेरा फिगर नंबर 3। सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इन तीनों का मैं एरिया यहां पे फाइंड कर लूंगा। जैसे कि एरिया ऑफ, यहां पे ट्रायंगल है ABC, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, देखो अब खुद आप ना समझदार हो, आराम से देखिए समझ में आएगा। तो A से लेके C तक ये बेस है, तो 0 से लेके 4 इसकी वैल्यू है। तो मतलब अब यहां पे क्या डालेंगे 4 इंटू हाइट की जब बात कर रहा है तो आप देख सकते हो बेटा यहां से लेके यहां तक की हाइट की बात हो रही है, ये वाली हाइट की बात हो रही है, तो जो कि एग्जैक्टली 10 के बराबर है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या डाल दूंगा, यहां पे 10 डाल दूंगा। तो जब हम इसे यहां कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहां पर 20। अब यहां पे मीटर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और उनके यूनिट होते हैं मीटर। ऐसे में तो यार मीटर लिखोगे आप, बस ज्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, समझो इस बात को। अब मुझे एरिया किसका निकालना है, मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल CDE का। CDE का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फिर से करेंगे, बेस इंटू हाइट इंटू हाइट। देखिए ध्यान से, सो मैंने किया हाफ, बेस कितना है 4 to 6, ध्यान रखें गलती ना हो बस, ये है आपका बेस इस बार, तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए 6 माइनस 4 दैट इज 2, आपका यहां पे 2 आ जाएगा। इनटू हाइट की बात करें -10 बोल रहा है ना यहाँ पे, अभी के लिए मैं एरिया पॉजिटिव निकालूंगा, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइप प्लस माइनस कर दूंगा। तो यहां पे क्या ले लूंगा मैं 10 ही अभी के लिए, तो जब ये कैंसिल होगा तो ये आपके मेरे पास आ जाता है 10 मीटर। उसी तरह मुझे एरिया निकालना है किसका, ऑफ ट्रायंगल EFG का, ठीक है। तो लीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल ही दिख रहा है यार, तो हाफ इंटू बेस, बेस पर देख लेते हैं 6 से लेके 10 तक का इसका बेस है इस बार,
तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। हाइट की बात करें तो ई से एफ तक की हाइट है जो कि 5 बता रहा है आपका, है ना। थोड़ा सा आप देखना चाहें देख सकते हो, ये इसकी हाइट है और ये हाइट किसके बराबर है, 5 के बराबर है आपकी, तो इसलिए यहां पे मैं 5 डालूंगा। तो ये से कटेगा 2 आ जाएगा, 5 2 10 आ गया, तो ये 10 मीटर आप यहां पे लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो मुझे कहता कि फाइंड द डिस्टेंस। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस मैंने क्या कहा था, तीनों को ऐड कर दो बस। तो 20 प्लस 10 प्लस 10 फाइनली कितना आ गया, 40 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ चुका है। मैंने कहा था ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझो इस बात को। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट पे वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पता करो, एक काम करता हूं, इसको ना मैं यहां नहीं करता, हो जा हाँ, इसको मैं अलग कलर में आपके लिए यहां कर देता हूं, यहां पे। तो अब वो कह रहा है बेटा क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था, याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में होंगे, जो पॉजिटिव साइड में होंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होंगे, उनको ऐड कर दो, और जो नेगेटिव वाई की तरफ होंगे उनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब ये कि ये वाला है नेगेटिव वाला, ये वाला नेगेटिव वाला है आपका। तो हो गया 20 माइनस 10 प्लस 10, तो आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। बस ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। कितना आसान था, अरे बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप आपको ये जो मैंने अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, आई होप ये सब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये जो बातें हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।